नमस्ते। आज हम यूनिट 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पोयम द ट्रीज के थिंकिंग अबाउट द पोयम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, फाइंड इन द फर्स्ट स्टैंजा थ्री थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। पहले स्टैंजा में ऐसी तीन चीजें ढूंढे जो बिना पेड़ों वाले जंगल में नहीं हो सकती। आंसर, in a treeless forest, birds cannot sit on branches, insects cannot hide there, and the sun cannot bury its feet in shadow. यानी बिना पेड़ों वाले जंगल में पक्षी डालियों पर नहीं बैठ सकते। इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट बर्ड्स कैन नॉट सिट ऑन ब्रांचेस, कीड़े वहां छिप नहीं सकते। इंसेक्ट्स कैन नॉट हाइड देयर, और सूरज अपने पैर छाया में नहीं रख सकता। एंड द सन कैन नॉट बरी इट्स फीट इन शेडो। सेकेंड, what picture do these words create in your mind? Sun bury its feet in shadow. What could the poet mean by the sun's feet? ये शब्द आपके मन में क्या तस्वीर बनाते हैं? सूरज अपने पैर छाया में दबा लेता है। सूरज के पैर से कवि का क्या मतलब हो सकता है? Answer, the expression creates the picture of a dense forest where the sun's rays fall on the ground through the shade of trees. The sun's feet refer to its rays. यह बात एक घने जंगल की तस्वीर बनाती है जहां सूरज की किरणें पेड़ों की छाया से जमीन पर पड़ती है। The expression creates the picture of a dense forest where the sun's rays fall on the ground through the shade of trees. सूरज के पैर का मतलब उसकी किरणें हैं। The sun's feet refers to its rays. सेकंड का फर्स्ट, वेयर आर द ट्रीज इन द पोयम? व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू? कविता में पेड़ कहाँ हैं? उनकी जड़ें, उनके पत्ते और उनकी टहनियाँ क्या करती हैं? आंसर, द ट्रीज आर इनसाइड द पोएट्स हाउस. Their roots work all night to free themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass windows and the twigs become stiff with exertion. पेड़ कवि के घर के अंदर है। The trees are inside the poet's house. उनकी जड़ें पूरी रात बरामदे के फर्श की दरारों से खुद को आजाद करने के लिए काम करती हैं। Their roots work all night to free themselves from the cracks in the veranda floor. पत्तियां कांच की खिड़कियों की ओर खींचती हैं। The leaves strain towards the glass windows. और टहनियां मेहनत से सख्त हो जाती हैं। एंड द ट्विग्स बिकम स्टिफ विथ एक्सर्शन। सेकेंड, व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू? कवि उनकी डालियों की तुलना किससे करता है? आंसर, द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट मूविंग टूवर्ड्स द डोर्स ऑफ अ क्लिनिक। कवि डालियों की तुलना नए डिस्चार्ज हुए मरीजों से करता है। The poet compares the branches to newly discharged patients जो क्लिनिक के दरवाजों की ओर बढ़ रहे हैं। Moving towards the doors of a clinic. थर्ड का फर्स्ट, How does the poet describe the moon? A. At the beginning of the third stanza and B. At its end. What causes this change? कवि चांद के बारे में कैसे बताता है? ए. तीसरे स्टैंजा की शुरुआत में और बी. उसके आखिर में। यह बदलाव किस वजह से होता है? आंसर, ए. एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा द मून इज होल एंड शाइनिंग. तीसरे स्टैंजा की शुरुआत में चांद पूरा और चमकता हुआ दिखता है। बी. एट द एंड इट अपीयर्स ब्रोकन लाइक अ मिरर. आखिर में यह शीशे की तरह टूटा हुआ दिखता है। This change is caused by the trees moving out and their branches crossing the moonlight. यह बदलाव पेड़ों के बाहर निकलने और उनकी डालियों के चांदनी को पार करने की वजह से होता है। Second, what happens to the house when the trees move out of it? जब पेड़ घर से चले जाते हैं तो घर का क्या होता है? Answer, the house becomes silent and empty with only the smell of leaves and lichen remaining.
घर शांत और खाली हो जाता है। द हाउस बिकम साइलेंट एंड एम्प्टी, जिसमें सिर्फ पत्तों और लाइकेन की महक रह जाती है। विथ ओनली द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन रिमेनिंग। थर्ड, why do you think the poet does not mention the departure of the forest from the house in her letters? Could it be that we are often silent about important happenings that are so unexpected that they embarrass us? Think about this again when you answer the next set of questions. आपको क्या लगता है कि कवि अपने खतों में घर से जंगल की जाने का जिक्र क्यों नहीं करती? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अक्सर उन जरूरी घटनाओं के बारे में चुप रहते हैं जो इतनी अचानक होती है कि वे हमें शर्मिंदा कर देती हैं? अगले सवालों के जवाब देते समय इस बारे में फिर से सोचें। आंसर: The poet does not mention the departure of the forest in her letters because it is an extraordinary and unbelievable event that is difficult to express in ordinary words. कवि अपने खतों में जंगल के जाने का जिक्र नहीं करती क्योंकि यह एक अनोखी और अविश्वसनीय घटना है जिसे आम शब्दों में बताना मुश्किल है। Fourth, now that you have read the poem in detail, we can begin to ask what the poem might mean. Here are two suggestions. Can you think of others? अब जब आपने कविता को डिटेल में पढ़ लिया है, तो हम पूछना शुरू कर सकते हैं कि कविता का क्या मतलब हो सकता है। यहाँ दो सुझाव दिए गए हैं। क्या आप और भी कुछ सोच सकते हैं? First, does the poem present a conflict between man and nature? Compare it with a tiger in the zoo. Is the poet suggesting that plants and trees used for interior decoration in cities, while forests are cut down, are imprisoned and need to break out? क्या कविता इंसान और प्रकृति के बीच टकराव दिखाती है? इसकी तुलना अ टाइगर इन द जू से करें। क्या कवि यह कह रहा है कि शहरों में इंटीरियर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधे और पेड़, जबकि जंगल काटे जा रहे हैं, कैद हैं और उन्हें बाहर निकलने की जरूरत है? आंसर: यस, द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, लाइक द टाइगर इन द cage in a tiger in the zoo. The trees are confined indoors and long to return to their natural habitat. हाँ, यह कविता इंसान और प्रकृति के बीच के टकराव को दिखाती है। यस, द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। अ टाइगर इन द जू कविता में पिंजरे में बंद बाघ की तरह ही पेड़ भी घर के अंदर कैद है। Like the tiger in the cage in a tiger in the zoo, the trees are confined indoors. और अपने प्राकृतिक आवास में वापस जाने के लिए बेताब है एंड लॉन्ग टू रिटर्न टू देयर नेचुरल हैबिटेट। Second, on the other hand, Adrian Rich has been known to use trees as a metaphor for human beings. This is a recurrent image in her poetry. What new meanings emerge from the poem if you take its trees to be symbolic of this particular meaning? दूसरी ओर एंड्रियन रिच पेड़ों को इंसानों के लिए एक मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए जानी जाती हैं। यह उनकी कविता में बार बार आने वाली इमेज है। अगर आप इसके पेड़ों को इस खास मतलब का सिंबॉलिक मानते हैं तो कविता से क्या नए मतलब निकलते हैं? आंसर: इफ द ट्रीज symbolize human beings, the poem suggests their struggle to break free from restrictions and to achieve freedom and self realization. अगर पेड़ों को इंसानों का प्रतीक माना जाए, इफ द ट्रीज symbolize human beings, तो यह कविता पाबंदियों से आजाद होने और स्वतंत्रता व आत्मबोध, खुद को पहचानने को पाने के लिए उनके संघर्ष को दर्शाती है। The poem suggests their struggle to break free from restrictions and to achieve freedom and self-realization. Fifth, you may read the poem on Killing a Tree by Giv Patel, Beehive textbook in English for class 9 NCERT. Compare and contrast it with the poem you have just read. आप गिव पटेल की
कविता ऑन किलिंग अ ट्री बिहाइव क्लास 9 के लिए इंग्लिश टेक्स्ट बुक NCERT पढ़ सकते हैं। इसकी तुलना उस कविता से करें जो आपने अभी पढ़ी है। Answer. Both poems emphasize the strength and vitality of trees. However, the trees shows trees breaking free from human confinement, whereas on killing a tree describes the violent and difficult process of destroying a tree, highlighting its resilience. दोनों कविताएं वृक्षों की शक्ति और जीवंतता पर बल देती हैं। Both poems emphasize the strength and vitality of trees. हालांकि द ट्रीज में वृक्षों को मानव बंधनों से मुक्त होते हुए दिखाया गया है। However, the trees shows trees breaking free from human confinement. जबकि ऑन किलिंग अ ट्री में वृक्ष को नष्ट करने की हिंसक और कठिन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। Whereas on killing a tree describes the violent and difficult process of destroying a tree, जो वृक्ष की लचीलेपन को उजागर करता है, highlighting its resilience. Homophones. Can you find the words below that are spelled similarly and sometimes even pronounced similarly but have very different meanings? Check their pronunciation and meaning in a dictionary. क्या आप नीचे दिए गए ऐसे शब्द ढूंढ सकते हैं जिनकी स्पेलिंग एक जैसी है और कभी कभी उनका उच्चारण भी एक जैसा होता है लेकिन उनके मतलब बहुत अलग हैं? उनका उच्चारण और मतलब डिक्शनरी में देखें। First, the dump was so full that it had to refuse more refuse. कूड़े का ढेर इतना भरा था कि उसे और कचरा लेने से मना करना पड़ा। Second, when shot at the dove into the bushes. जब गोली चली तो कबूतर झाड़ियों में गोता लगा गया। Third, the insurance was invalid for the invalid. बीमार व्यक्ति के लिए बीमा अमान्य था। Answer. Sentence 1. Refuse and refuse. First, refuse verb to decline or deny. यानी पहले refuse का मीनिंग होता है मना करना या इनकार करना। एंड सेकंड refuse noun यानी कि संज्ञा। गार्बेज, वेस्ट और ट्रेस यानी कि कचरा, बेकार चीजें या कूड़ा करकट। ओके। सेंटेंस 2. डव एंड डव। फर्स्ट, डव इज नाउन यानी संज्ञा, अ टाइप ऑफ बर्ड यानी कि एक तरह का पक्षी या कबूतर जैसा। सेकेंड ऑफ वर्ब यानी क्रिया, पास्ट टेंस ऑफ डाइव, प्लंग्ड हेड फर्स्ट यानी कि गोता लगाने का भूतकाल, सिर के बल पानी में कूदना। सेंटेंस 3. इनवैलिड एंड इनवैलिड। फर्स्ट, इनवैलिड इज एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, नॉट लीगली और ऑफिशियली एक्सेप्टेबल, नल और वाइड, कानूनी आधिकारिक तौर पर मान्य नहीं, अमान्य या रद्द। सेकेंड, इनवैलिड इज नाउन यानी संज्ञा, अ पर्सन मेड वीक और डिसेबल्ड बाय इलनेस और इंजरी यानी बीमारी या चोट के कारण कमजोर या विकलांग हो गया व्यक्ति। ओके।